हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की डेट आ गई है और 18 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू है। तो उसी के क्रम में आज हम लोग एक और पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर है 2024 का, कोड है इसका 822 और सीरीज़ है HW। इसके पहले हम लोगों ने दो पेपर सॉल्व किए हैं, मल्टीपल चॉइस 20 क्वेश्चन। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक और पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें सिर्फ हम लोग मल्टीपल चॉइस के 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस का पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें दिया गया है कि लासा 1221 इक्वल टू 84 दिया गया है। मासा 1221 का क्या होगा। तो यहाँ पर 12 और 21 का जो एलसीएम है वो 84 है और 12 और 21 का हमसे एचसीएफ पूछा गया है, ठीक है ना, मासा पूछा गया। तो आप लोगों को याद होगा कि अगर किन्हीं दो नंबर का एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और अगर किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ दिया गया हो तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पर दो नंबर हमारे कौन से हैं, एक है 12 और एक है 21 और इसका एलसीएम दिया गया है 84। हमको एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 21 अपॉन 84। 12 से 84 कट जाएगा, 12 एक कम 12 और 12 सते 84, ठीक है ना। और 7 से 21 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 3। अब आप देखिए कि जो क्वेश्चन था आपका उसमें कहीं पर 3 है क्या, तो ऑप्शन ए में आपका 3 है, इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे हम लोग। दिया गया कि एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप देखिए कि एक बक्सा है जिसमें नीले कलर के यानी ब्लू कंचे कितने हैं, 6 हैं। वाइट कितने हैं, 4 हैं। और लाल यानी कि रेड कितने हैं, 8 हैं। हमको इसमें से एक नीला कंचा यानी कि ब्लू लेड स्फीयर निकालना है, यानी कि ब्लू कंचा निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है पॉसिबल
आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल नंबर आउटकम्स है वो कितना है, सभी को ऐड कर लेंगे, 8 4 12 और 6 18। और जिस कलर का कंचा हमको निकालना है, ब्लू कलर का निकालना है, तो उसकी संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ हम लोग रखेंगे 6। अब इसको काट देंगे तो 6 कम 6 6 3 18, यानी कि 1/3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में 1/3 है क्या, तो ऑप्शन में जो सी ऑप्शन है उसका आंसर 1/3 है। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा। बहुलक कितना दिया गया है, बहुलक मतलब मॉड दिया गया 42 और माध्यक यानी कि माध्य का मीडियन दिया गया है 38.1। क्या पूछा हमसे, मीन पूछा है। क्या पूछा है, मीन पूछा है। हम लोग इसको करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होता है। मॉड कितना दिया गया है, मॉड दिया गया है 42 और मीडियन दिया गया है, माध्यक ये कितना दिया गया है 38.1। क्या पूछ रहा हम लोगों से, मीन पूछ रहा है। ठीक है ना। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है ना। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर सब, मॉड है हमारा 42 इक्वल टू मीडियन कितना है 3 × 38.1 और माइनस 2 मीन हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 8 जा 24 का 4 3 3 जा 9 2 11। ये हो गया आपका 114.3 माइनस 2 मीन। इस वैल्यू को हम लोग इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 42 माइनस 114.3 इज इक्वल टू माइनस 2 मीन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 114.3 में से 42 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 3। 4 से 2 निकलेगा कितना आएगा, 4 से 2 निकलेगा कितना आएगा 2, और 11 से 4 निकलेगा तो आएगा 7, यानी कि आ गया आपका माइनस 72.3 इज इक्वल टू माइनस 2 मीन। मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू हो जाएगा 72.3 माइनस साइन के साथ अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 बचेगा 1, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 36.15 इसका क्या होगा, आंसर आएगा। तो हम देखेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखिए ऑप्शन में आपका जो बी ऑप्शन है वो दिया गया है 36.15, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, 20 से 25। और बारंबारता दिया गया 0 से 5 का 7, 5 से 10 का 11, 10 से 15 का 15, 15 से 20 का 18 और 20 से 25 का 9। क्या पूछ रहा, उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी में किस वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो आपका 15 से 20 वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो
तो इस कारण ये जो 15 से 20 वाला वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में 15 से 20 दिया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है भैया। आगे क्वेश्चन दिया गया पुनः आपका प्रोबेबिलिटी से है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और करके फिर चेक करेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होता है। आप लोगों को पता होगा कि जो प्लेइंग कार्ड होता है, प्लेइंग कार्ड में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। ठीक है। अब इसमें 13 पत्ते किसके होते हैं, पान के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्ट। 13 पत्ते होते हैं डायमंड के, जिसको हम लोग बोलते हैं ईंट। और 13 पत्ते होते हैं आपके क्लब के, जिसको हम लोग बोलते हैं चिड़ी। और 13 पत्ते आपके होते हैं स्पेड के, स्पेड, जिसको हम लोग बोलते हैं हुकुम। ठीक है ना। इन 13 पत्तों में 3 पत्ते जो होते हैं वो फेस कार्ड के होते हैं, 3। इसमें भी 3 क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, चित्र वाले होते हैं, तस्वीर वाले होते हैं। इसमें भी 3 होते हैं फेस कार्ड, इसमें भी 3 होते हैं फेस कार्ड, यानी कि जिसमें चित्र बना होता है, तस्वीर बनी होती है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है बादशाह, जिसको राजा कहा जाता है और इंग्लिश में उसको कहा जाता है किंग। एक होता है क्वीन और एक होता है जैक, जिसको हम लोग कहते हैं गुलाम। ठीक है ना। ऐसे इसमें भी 3 होंगे, ऐसे इसमें भी 3 होंगे, ऐसे इसमें भी 3 होंगे। तो टोटल फेस कार्ड हमारे कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12, 12 फेस कार्ड हो गए। और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वही फार्मूला हमारा, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो रहे हैं, 12, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं हमारे, 52। ठीक है ना। तो काटेंगे इसको तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, यानी 3/13 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब ऑप्शन में देखिए कहीं पर है क्या 3/13, तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सी है आपका, उसमें दिया गया है 3/13। ठीक है ना। किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में 3/13 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो एक परिमेय संख्या यानी कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है सदैव अपरिमेय संख्या, हमेशा और हमेशा क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। ठीक है। एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए तब भी अपरिमेय होगा। अब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ घटाया जाए, डिफरेंस किया जाए, अंतर निकाला जाए, तब भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। जैसे 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है, और √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2 माइनस √2, और 2 माइनस √2 क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर दिया गया है आगे के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है।
ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। तो आप यहाँ देखिए कि √3 क्या है? इर्रेशनल है। और √5 क्या है? इर्रेशनल है। तो दोनों का डिवीजन भी क्या होगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे ऑप्शन बी चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है? √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। √7 भी क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, दिया गया है √12 और √12 की अगर वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ आएगा 2√3। कितना आएगा? 2√3। और 2√3 क्या होगी? ये भी हमारी एक इरेशनल नंबर होगी। तो बचा ऑप्शन कौन सा आपका? सी, यानी कि सी आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगी, यानी कि रेशनल नंबर होगी। कैसे होगी इसको हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया गया है? √5 प्लस √7 इंटू √5 माइनस √7। हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी का। तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? कितना आपका? 5 माइनस 7, यानी कि आ गया -2। और -2 क्या होगा हमारा? एक रेशनल नंबर होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं ए कामा बी और बी कामा -a के बीच की दूरी होगी। ये दो बिंदु दिए गए हैं और दोनों के बीच की हमको क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, क्या होगा इसका फार्मूला? ये होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि आपके जो पॉइंट दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। एक है आपका a कामा b और दूसरा आपका है b कामा माइनस a, b कामा माइनस a। ठीक है ना? इसमें से आप किसी को भी x1 x2 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 और y2। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रखते हैं तो b माइनस ए क्या आएगा यहाँ पर? b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस -a माइनस बी का -a y2 की वैल्यू फिर माइनस की साइन और b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आता है। यहाँ लगेगा a माइनस बी का फार्मूला, तो ये आ जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ba। ठीक है, यहाँ लगाएंगे। अगर इन दोनों में से माइनस को कॉमन कर लिया जाए, माइनस को बाहर किया जाए तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि फार्मूला यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। -2ab से +2ab क्या हुआ? कैंसिल हो गया। क्या आएगा यहाँ पर? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर। तो डिस्टेंस दोनों पॉइंट का कितना आया? √2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, देखिए वहाँ दिया गया है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? आगे जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपका पॉलिनॉमियल से, बहुपद से। उसमें दिया गया है कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। तो आपको पता होगा कि सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योगफल होता है -4x
कोफिशिएंट ऑफ यक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर, यानी कि अगर हमारे शून्यक अल्फा और बीटा हैं, हमारे शून्यक क्या हैं, अल्फा और बीटा है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, जो बहुपद दिया गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू क्या है, -4 है, और c की वैल्यू क्या है, 1 है। अब इसको अगर इस फार्मूले में रखा जाए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में, तो -4 अपॉन 4 क्या आएगा, माइनस माइनस के इंटू हो जाएगा प्लस, तो +4 अपॉन 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 हो गया, यानी शून्यकों का योग कितना है, 1 है। तो क्या ऑप्शन में 1 दिया गया है, 1 दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, ऐसी आशा है। और साथ ही साथ आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन और भी करने चाहिए, उनका बार बार रिवीजन करना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको आते रहेंगे और एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन नहीं बताना है कितने हल आ रहे हैं, हमको इसकी प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है ना, तो क्या थी प्रॉपर्टी, आप लोगों को अगर याद हो तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्या थी, कि यदि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के होता है, तो दोनों रेखाएं, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है ना, दूसरी कंडीशन थी कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। और इस कंडीशन में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, यानी कि नो सोल्यूशन होता है, कोई भी हल नहीं होता है। और तीसरी कंडीशन थी कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के होगा, तो लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है ना, और जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है, मेनी सोल्यूशन, ये होती है प्रॉपर्टी। अब जो दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, हम दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिखेंगे और कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि क्या आएगा इसका सोल्यूशन। तो इक्वेशन आपका जो दिया गया वो क्या दिया गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू दिया गया है 16। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख दें, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ से 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा a1 की वैल्यू 1 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -1, और c1 की वैल्यू आएगी -8। ठीक है, आगे दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू आएगी 3, b2 की वैल्यू आएगी -3 और c2 की वैल्यू आएगी -16।
अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, A1 अपॉन A2 यानी कि 1/3 आ गया। B1 अपॉन B2 करेंगे तो कितना आएगा, -1 अपॉन -3 यानी कि आ जाएगा 1/3। और फिर निकालेंगे C1 अपॉन C2 तो ये आएगा -8 अपॉन -16 यानी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आप देखिए क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है? क्या B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के इक्वल है? नहीं। तो क्या मिला हमको मिला A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और इस केस में क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी और कोई भी सलूशन नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई नहीं। ठीक है ना, इसमें लिखा गया अनंत, केवल एक, कोई नहीं दो, तो क्या होगा, कोई नहीं। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो और भी लोगों को इससे मदद मिले। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ये कैसा समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दो मूल मिलते हैं, दो जीरोज होते हैं। तो एक जीरोज अगर दिया गया है तो क्या होगा, दूसरा जीरोज यहाँ पूछा नहीं गया है। क्या पूछा गया, के का मान पूछा है। तो जो जीरोज होते हैं, जो रूट्स होते हैं, जो मूल होते हैं, वो क्या करते हैं, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना, तो एक मूल दिया गया है तो ये भी क्या करेगा, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पर क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। ठीक है ना, तो दिया गया था क्या, x² माइनस kx माइनस 8 इक्वल टू 0। और इस समीकरण का एक मूल 2 है तो हम लोग 2 इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 और माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा -2k और ये होगा -8 इक्वल टू 0। अब देखिए -8 प्लस 4 कितना आएगा, -2k -4 इक्वल टू 0। तो -2k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। k इक्वल टू कितना होगा, -2 का मल्टीप्लाई -2 जाकर डिवाइड करेगा तो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -2। k का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में -2 है, देखिए है। कौन सा ऑप्शन है, बी। बी ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। ठीक है ना, कौन सा पद होगा, 20वां पद। इनमें से कौन होगा, -47 होगा, 47 होगा, -57 होगा या 67 होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास हमको समांतर श्रेणी दी गई है। क्या दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है। तो इसमें दिया गया है कि जो आपकी AP है वो है 10, 7, 4 और इसका कौन सा ज्ञात करना है, 20वां पद। 20वां पद ज्ञात करना। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, A चाहिए, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ये है आपका 10। कॉमन डिफरेंस D चाहिए तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी कि आ जाएगा आपका 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। n की वैल्यू क्या है, 20 है, हमको 20वां पद ज्ञात करना है। अब आप लोगों को अगर जनरल टर्म पता होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, क्या होता है, ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है, 20 है, यानी कि हमको 20वां पद ज्ञात करना है। a की वैल्यू है 10 धन n की वैल्यू है 20 माइनस 1
और ये आ जाएगा डी की वैल्यू -3। क्या आएगा यहाँ से 10 आएगा 19, कितना आएगा ये 19 आएगा, 19 गुणे -3। तो 19 की टेबल 10 प्लस माइनस के इंटू माइनस, 19 को 19, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, 57। सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा -47। तो -47 क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में है क्या -47? हाँ है। कौन सा ऑप्शन है? ए। अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी। ठीक है ना, क्या निकालना हमको? PQ की लंबाई। क्या दिया गया है? 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, जो वृत्त दिया है उसकी त्रिज्या कितनी है 10, और O से जाने वाली यानी वृत्त के केंद्र से जाने वाली जो रेखा है OQ वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। स्पर्श बिंदु कौन सा है? P है। तो एक फिगर बनाइए आप लोग, इसको जो है सॉल्व कीजिए। फिर देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है वो 10 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि O से जाने वाली, वृत्त के केंद्र से जाने वाली एक रेखा है OQ, इसकी लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि PQ की लेंथ क्या होगी। यही तो पूछा है कि PQ की लेंथ क्या हो। देखिए PQ की लंबाई क्या हो, हम लोग PQ की लंबाई निकालेंगे। आपको पता होगा कि ये जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। ये क्या होगी? लंब होगी। और ये क्या होगी? आधार होगी। और ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये POQ समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी लगती है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना। ये क्या होता है? ये होता है h का स्क्वायर है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब h कितना है? 12 है, 12 का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 144 इक्वल टू PQ का स्क्वायर और प्लस 100 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 144 इक्वल टू PQ का स्क्वायर, 144 माइनस 100 इक्वल टू PQ का स्क्वायर। ठीक है ना। तो आ जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू 44। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? √44। अब 44 की वैल्यू कितनी होगी? 44 की वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट 44। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग। 44 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिविजिबल है 2 2 आ गया, फिर 2 से डिविजिबल है 1 1 आ गया। अब 11 तो कटेगा नहीं, पेयर किसका बना? सिर्फ 2 का बना। तो ये आ जाएगा आपका 2√11 सेंटीमीटर। तो क्या आपके ऑप्शन में 2√11 है? क्या है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है ना।
नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और एक तो क्वेश्चन इस पर आप जरूर कर लीजिए। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना। दो छोटे छोटे घन हैं जिसका आयतन दिया गया, यानी कि उसका वॉल्यूम दिया गया है, और उन दोनों छोटे घनों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक क्यूबाइड बन जाएगा। ठीक है ना। कैसे करते हैं देखिए। कह रहा है कि दो छोटे छोटे घन हैं। क्या है, दो घन हैं। कैसे हैं देखिए। एक घन है आपका ये, और दूसरा घन आपका क्या है, ये है। ये अब इसका भी वॉल्यूम कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका भी वॉल्यूम कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है आपस में, तो हम लोग जोड़ देंगे इनको आपस में। हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, दोनों घन जुड़ गए। अब आप ये बताइए कि जो क्यूब है उसका वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन क्या होता है। ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन होता है जो साइड है उसका क्यूब, साइड का क्यूब, यह आ जाएगा आपका 8। अगर हमको साइड निकालनी है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ 8। ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। 2 दुआई 4, दुआई 8, 3 का 2 का पेयर बनाएंगे 3 3 का, तो उसमें से एक 2 आपका बाहर हो जाएगा। तो यानी कि जो क्यूब है उसकी जो साइड्स हैं वो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो गई। ये भी है होगा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है ना। अब जब दोनों घनों को जोड़ा जाएगा, दोनों फलकों को, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, तो पूरा कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, तो ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, तो ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। अब यहाँ ये जो क्यूबाइड बना, इस क्यूबाइड की जो लेंथ आई वो आई 4 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ आई वो आई 2 सेंटीमीटर, और जो हाइट आई वो आई कितनी, 2 सेंटीमीटर। अब इसने कहा क्वेश्चन में हमको इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो घनाभ होता है, क्यूबाइड होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड भी क्या होता है, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। रख देंगे वैल्यू 2, L की वैल्यू है 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू 4 2 जा 8, फिर 4 फिर 8, 8 4 12 और 12 8 20, तो 2 गुणे कितना हो गया ये 20, कितना आएगा ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्या ऑप्शन में है, क्या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कौन सा ऑप्शन है, सी। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है ना। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक बार इसका सॉल्यूशन फिर से देख लीजिए। दो छोटे छोटे क्यूब थे, दोनों का वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है ना। हमने क्या किया, दोनों छोटे क्यूब की साइड पहले निकाल ली। कैसे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के फार्मूले से। फिर दोनों क्यूब को आपस में जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या हुआ, उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ।
चौड़ाई में परिवर्तन नहीं हुआ, ऊंचाई में परिवर्तन नहीं हुआ। लंबाई क्या हो गई, 2 + 2 4 हो गई, चौड़ाई हो गई 2 और ऊंचाई हो गई 2। फिर हमने क्या किया कि क्यूबाइड के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिया और सॉल्व कर दिया, तो उसका आंसर हमारा आ गया। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है आपका कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात कीजिए, या त्रिज्य खंड का कोण होगा 120 डिग्री है, 90 डिग्री है, 60 डिग्री है और 30 डिग्री। तो दिया क्या गया है कि वृत्त की त्रिज्या दी गई है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई, 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया गया है। तो हमको पता होना चाहिए कि त्रिज्य खंड क्या है। त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग होता है, 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग होता है। ठीक है ना। तो इसका हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। क्या है ये, कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो ये वृत्त का केंद्र हो गया। केंद्र से एक त्रिज्या खींच दी तो 14 सेंटीमीटर हमारा हो, और दूसरी भी त्रिज्या खींचेंगे, एक और त्रिज्या खींचेंगे तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। अब कह रहा है कि ये जो घिरा हुआ भाग हुआ ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया। और यहाँ पर दोनों त्रिज्याएं केंद्र पर क्या बना रही हैं, थीटा एंगल बना रही, मान लीजिए हैं थीटा एंगल बना रही। ठीक ना। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया गया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये कितना दिया गया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² θ/360 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 154। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है तो यानी कि आर का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 14 × 14। थीटा पता ही नहीं है कितना है, और 360 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 154। 7 से 14 एक कैंसिल हो जाएगा 2। अब यहाँ से अगर हम लोग 22, 14 और 2 को उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा θ/360 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा 154 अपॉन कितना 22 × 14 × 2। तो क्या हुआ, θ/360 इक्वल टू हो गया 154 अपॉन 22 × 14 × 2, क्योंकि 22, 14 और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब इसको अगर हम लोग 2 से काटें तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14। अच्छा 11 से काटें तो 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, और अगर 7 से काट दिए तो ये हो जाएगा 2। आ कितना गया आपका, ये आ गया θ/360 डिग्री इक्वल टू 1/4 ना। 360 को भी उधर लेके जाएंगे, 360 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर जा क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360/4। डिवाइड करेंगे तो आ जाए कितना 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, 90 डिग्री। ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान होगा, 2 sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है भैया, क्या दिया गया है, 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, वैल्यू रखेंगे 2 × sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2।
तो 2 से 2 क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, आ जाएगा √3/2। क्या ऑप्शन में √3/2 है? अगर है तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, दिख नहीं रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी है, अब दिखा होगा, ठीक है ना। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, √3/2 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि यदि sin थीटा = 3/4 तो tan थीटा का मान होगा, क्या होगा, 3/√7 होगा, 4/√7 होगा, कि 3/5 होगा, कि 4/5 होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके तब इसका आंसर बताएंगे। क्या दिया गया है? दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, tan थीटा की। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू दिया गया 3/4, क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू 3/4, इसमें 3 क्या है, परपेंडिकुलर है, और 4 क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। और tan के लिए हमको क्या चाहिए, tan के लिए चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या यहाँ बेस पता है हमको? नहीं पता है, तो बेस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। क्या होता है, h² होता है p² प्लस b²। h की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, इधर होगा 9 प्लस b², यानी कि आपका आ जाएगा 16 - 9 = b², यानी कि b² इक्वल टू आ गया आपका 7, तो b इक्वल टू कितना होगा, √7। तो अब ये बताइए tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर 3 और बेस √7, तो 3/√7 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए क्या है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही आपका 3/√7 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, ये भी त्रिकोणमिति से है। दिया गया है cosec a प्लस cot a इंटू 1 माइनस cos a का मान होगा। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और फिर इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। क्या दिया गया है? दिया गया है cosec a प्लस cot a इंटू 1 माइनस cos a। cosec a को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 sin a, और cot को लिख सकते हैं cos a sin a। इधर है 1 माइनस cos a। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos a और अपॉन sin a, और अब क्या होगा, 1 माइनस cos a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a² माइनस b², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस cos² a होल अपॉन साइन a, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos² a अपॉन साइन a। अब 1 माइनस cos² a इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा आपका sin² a, और नीचे क्या है आपका sin a। कैसे आया पता चला, फार्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, तो वहीं से आया है आपका 1 माइनस cos² थीटा इक्वल टू, या cos² a इक्वल टू sin² a। अब एक साइन से एक साइन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, sin a। तो ऑप्शन में है क्या, sin a? अगर है तो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वहाँ पर है sin a, यानी कि sin a इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है।
आगे एक क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तभी इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं। ये भी त्रिकोणमिति से ही है, ठीक है ना। क्या दिया गया है? दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। क्या दिया गया है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होता है। अब देखिए, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को जैसे वैसे लिख दिए, नीचे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब इस नीचे की वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो क्या आएगा यहाँ से, देखिए ये आपका हो जाएगा, ऊपर तो वही रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए का -1 से मल्टीप्लाई, तो आएगा टेन स्क्वायर ए, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो -1 और होल अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब ये टेन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, यानी कि आ गया आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए। और नीचे क्या बचा आपका, नीचे बचा आपका टेन स्क्वायर ए -1। अगर हम लोग ऊपर यहाँ से -1 कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर माइनस को बाहर कर लें तो क्या बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा टेन स्क्वायर ए -1 और इधर है आपका टेन स्क्वायर ए होल अपॉन टेन स्क्वायर ए -1। तो टेन स्क्वायर ए -1 से टेन स्क्वायर ए -1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, आ गया आपका माइनस टेन स्क्वायर ए। तो माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बार इसके सॉल्यूशन को आप लोग पुनः देख लीजिए, क्या क्या किया गया है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए दिया गया था, हमको इसको सॉल्व करके सही ऑप्शन को चूज करना था। तो हमने क्या किया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को ऐसे लिखा, नीचे 1 माइनस कॉट स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। फिर हमने क्या किया, 1 और टेन स्क्वायर का एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए -1। अब ये टेन स्क्वायर ए कहाँ गया, ऊपर चला आया, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है आपका टेन स्क्वायर ए -1 है। फिर हमने क्या किया कि टेन स्क्वायर ए -1 को कैंसिल करने के लिए ऊपर की वैल्यू से हमने माइनस को कॉमन कर लिया। तो जब माइनस कॉमन किया तो आ गया हमारा टेन स्क्वायर ए -1 इंटू टेन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा है आपका टेन स्क्वायर ए -1 से टेन स्क्वायर ए -1 कैंसिल हो गया, आ गया माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन, ये आंसर तो है, ये ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आज की वीडियो में और बचा है। वीडियो आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके ट्रायंगल से दिया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके कहाँ से दिया गया है, ट्रायंगल से दिया गया है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि एस टी पैरेलल टू क्यू है, क्यू पी है, एस टी पैरेलल टू क्यू पी है, और क्यू एस दिया गया है 3 सेंटीमीटर, क्यू एस दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एस आर दिया गया है 1.5, ठीक। और क्या दिया गया है, और पी टी दिया गया है, पी टी, पी से टी दिया गया है 2.8। तो आप टी आर की वैल्यू बताइए, टी आर कहाँ यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान रेशियो में,
समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना। जब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका आंसर कितना आता है। ठीक है ना। फिगर पहले बनाएंगे। फिगर दिया गया है ऐसे, ये है, ये आपका R है, ये आपका P है, ये आपका Q है, और यहाँ से एक ST जो रेखा है वो QP के पैरेलल है। ये T है पॉइंट और ये आपका S है पॉइंट। ठीक है ना। ये जो PT दिया गया है वो 2.8 सेंटीमीटर है। ये जो आपका SR दिया गया 1.5 सेंटीमीटर है। ये आपका जो QS दिया गया वो 3 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है ना। तो किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींच दी जाती है, कोई समांतर रेखा खींच दी जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना। किस में विभाजित करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ST रेखा है वो QP के समांतर है। तो S क्या कर रहा है? QR भुजा को विभाजित कर रहा है, काट रहा है, और जो T है वो PR भुजा को काट रहा है। तो इस रूल से, इस नियम से, इस थ्योरम से, इस प्रमेय से क्या मिला हमको कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी या कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से आपको मिलेगा SR अपॉन SQ इज इक्वल टू RT या TR अपॉन TP या PT। ठीक है ना। जो भी दिया गया है, SR दिया गया तो SR लिखे हैं, SQ दिया या QS दिया गया तो यहाँ QS ही लिख दीजिए, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन पर तो SR कितना है? 1.5 है, और QS कितना है? 3 है। इधर क्या हो जाएगा? TR हमको निकालना ही है, और दिया गया है PT कितना दिया गया है? 2.8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3TR इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2.8। तो TR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 2.8 अपॉन 3। ठीक है ना। 3 से अगर चाहें तो इसको डिवाइड करें, या 1.5 से 3 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 1.5 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और 2 से 2.8 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1.4। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यानी कि जो TR की वैल्यू आई वो कितनी आई? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। TR की जो वैल्यू आई कितनी आई? 1.4 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में कहीं पर 1.4 सेंटीमीटर है? तो है। कौन सा ऑप्शन है? वो ऑप्शन नंबर आपका D है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये जो वीडियो चल रहा है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए 20 क्वेश्चन का वीडियो है, और ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 लाइव क्लास में वीडियो पढ़ाए हैं, वो वीडियो आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थे। प्रश्न पत्र आपका 2024 का ही था। सीरीज सेम थी लेकिन कोड अलग अलग था। तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा कर के प्लीज़ उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि सभी भैया बहनों का जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर बहुत अच्छा हो, सभी को आशीर्वाद रहे। आज के लिए इतना ही, और हम लोग कल मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।